जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आर्मी की तरफ से बता दिया गया है कि 22 अप्रैल से आप लोगों का अग्निवीर का पेपर चालू हो जाएगा। इसलिए अब आप लोगों को अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। अगर फौजी बनना है ना तो लगातार आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा मेरे भाई। और एक जरूरी सूचना है, आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो तो अच्छी बात है, और जितने लोगों को अभी तक मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ और नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें साइन अप करके अपना आईडी पासवर्ड बना के और वहां से भी आप लोग अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बात यह है कि काफी सारे लोग मेरे एप्लीकेशन में परचेज कर चुके हैं। कुछ लोग 99 रुपया परचेज किए हैं, जैसे 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन लेने के लिए। उसमें 300 स्पेशल जीएस का भी प्रश्न है और पूरा टॉपिक वाइज जीके का भी प्रश्न है और टॉपिक वाइज जीएस का भी प्रश्न है। तो इतना सिर्फ 99 रुपया में मतलब परचेज करने पर मिल रहा है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ 49 रुपया जो लोग परचेज किए हैं टेस्ट सीरीज के लिए, तो 49 रुपया में पूरे 30 टेस्ट सीरीज में देने के लिए बोला हूँ। तो अभी पूरा 30 टेस्ट सीरीज नहीं हुआ है, मतलब 20 टेस्ट सीरीज के आसपास में है। 19 टेस्ट सीरीज है और आज हो सकता है कि 20 हो जाएगा। तो मेरे भाई जैसे बात ऐसा है ना कि मेरा एप्लीकेशन अभी अपडेट होने वाला है, बहुत जल्द ही अपडेट होगा, मतलब 5-6 दिन के अंदर में अपडेट हो जाएगा। मैं जैसे एप्लीकेशन वालों से बात किया था, जैसे जितने लोग भी मतलब बोल रहे हो ना कि भाई परचेज करने पर जैसे वहां पर फिर से दिखा रहा है परचेज करने के लिए वो पीडीएफ नहीं खुल रहा है, वैसे तो मैं सभी लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा हूँ। जितने लोग मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं तो वो जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, जैसे इस बार जब अपडेट होगा तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो आपका टेस्ट सीरीज है ना, इसका मतलब प्राइस बढ़ाया जा सकता है। मैं आप लोगों को कई बार बोल दिया हूँ। अभी इस बार का जो बिल आया है, अभी मेरे पास बिल नहीं आया कि कितना पैसा इस बार कटा है। अब देखते हैं कितना बिल आता है तो उसके हिसाब से इसका प्राइस मतलब बढ़ भी सकता है। तो अगर अभी तक मतलब टेस्ट सीरीज नहीं ली हो तो आप लोग ले सकते हो। देखो जैसे इस बार जब मेरा एप्लीकेशन अपडेट होगा ना, तो जो मेरा टेस्ट सीरीज वाला आप लोगों को दिख रहा है वो पूरा का पूरा मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस बार टेस्ट सीरीज खुलेगा। और अभी तो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज खुला है, लॉक नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब अपडेट होगा ना, तो जब आप एक टेस्ट सीरीज लगा लोगे तो फिर वो लॉक हो जाएगा। एक टेस्ट सीरीज आप एक ही बार लगा पाओगे। और भी बहुत सारी चीजें मतलब इस बार अपडेट होंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैं 35 प्रश्न लाता रहूंगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे जैसे मान लो जीएस का स्पेशल सामान्य विज्ञान का, जैसे मान लो 200 प्रश्न है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा किसी एक वीडियो में लेकर आऊंगा। सेम इसी तरह से जीके का मान लो 500 प्रश्न है मेरे पास, तो मतलब वो मैराथन रहेगा। 500 जीके का, सिर्फ जीके का मतलब एक वीडियो में लेकर आऊंगा, तो वो भी आप लोगों को पूरा देखना है, ठीक है ना। उसके बाद से हो सकता है कि मैं टॉपिक वाइज भी आप लोगों का पूरा जैसे क्वेश्चन करा दूं। बाकी अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। मैं तो आप लोगों को सारी चीजें दे रहा हूं। जैसे अगर आप किसी भी किताब से पढ़ोगे ना, तो मेरे जो एप्लीकेशन में दिया गया है उस तरह से क्रम वाइज किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी किताब हो। जो लोग मेरे एप्लीकेशन को जैसे परचेज किए हैं उन लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अभी चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आप लोगों को गिनती करते जाना है कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। पहला प्रश्न है कि भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? महात्मा गांधी, नटराज, कमल फूल और भारत माता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न को समझने का कोशिश करना। भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर नटराज हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नटराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ G20 का बात किया जा रहा है। आप लोग अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका नहीं सोचने लगना, ठीक है ना। उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? जाक्सा, नासा, इसरो और DRDO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन चंद्रयान
3 को किसने लॉन्च किया है? तो मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? अगले बार अग्निवीर जीडी के पेपर में पूछा गया था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। देखो इसरो का स्थापना कब हुआ था, ये इस बार पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इसरो का स्थापना और डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था। ये दोनों आप लोग को बताना है, क्योंकि दोनों मैं आप लोग को बता चुका हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 1933, 1 जनवरी 1950 और 1 जनवरी 2014। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आर्मी के पेपर में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है ना। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, राजेंद्र विश्वनाथ और फागू चौहान। एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो कि राज्यपाल से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। तो इसको आप लोगों को जहाँ भी आप पढ़ते हो ना, जिस भी टेबल पर कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हो ना, तो मतलब वहाँ आप लोगों को क्या करना है, उस दीवार पर जैसे पूरा राज्य जैसे जाना है, जहाँ पर मतलब जैसे फोटोकॉपी होता है, वो जो सादा पेज होता है ना, वो कम से कम आप लोगों को 10-15 को खरीद कर लाना है। और पूरे राज्य का सादे पेज पर पूरे राज्य का राज्यपाल, पूरे राज्य का राजधानी, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो वहीं चिपका दो। ठीक है ना। पूरे राज्य का राज्यपाल, पूरे राज्य का राजधानी और पूरे राज्य का मुख्यमंत्री। और जब पढ़ने बैठो तो एक बार उसको पढ़ लो, और पढ़ो तो एक बार आंख बंद करके उसको सोचो कि यार यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो उस तरह से आप लोग रेगुलर करोगे ना, तो पूरा आप लोग का याद हो जाएगा। तो जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं वो तो आप लोग को नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। ठीक है ना। विश्वभूषण हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद और अभिनव बिंद्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? इसका राइट आंसर विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो विश्वनाथ आनंद जी को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी और सुमिता सेन, कर्णम मल्लेश्वरी, सुरेखा शंकर यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आशापूर्ण देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशापूर्ण देवी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार मिला है? 2023 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो सभी को मिला है, ठीक है ना। जितना भी यहाँ पर नाम दिया है सभी को 2023 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, फिल्म, साहित्य और शौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अभी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। वॉलीबॉल, हॉकी, शतरंज और फुटबॉल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, ठीक है ना। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और जैसे अपने देश का, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये मैं आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ क्योंकि 2023 में ये पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है। अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? क्यात, दरहम, रियाल, अफगानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो नाम से ही लग रहा है अफगानिस्तान, अफगानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी है। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो अफगानी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गणगौर किस राज्य का राष्ट्रीय पर्व है? गणगौर किस राज्य का राष्ट्रीय पर्व है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आप लोग को ये भी देखना है कि आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है या सामान्य विज्ञान अच्छा है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप लोग मेहनत करोगे ना। अगर सामान्य ज्ञान अच्छा रहेगा तो फिर सामान्य विज्ञान पर ज़्यादा मेहनत करना है। अगर सामान्य विज्ञान अच्छा रहेगा तो फिर सामान्य ज्ञान पर ज़्यादा मेहनत करना है। तो ये भी आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का अवशोषण किस भाग में होता है? तो जल का अवशोषण किस भाग में होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का अवशोषण किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक ना। जल का अवशोषण किस भाग में होता है? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होती है? तो मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होती है? 2%, 3%, 5% और 8%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 2% हो जाएगा। मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होती है? तो 2% यूरिया होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? पेरिटोनियम और प्लूरा, पेरिकार्डियम और मेनिंजस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर प्लूरा हो जाएगा। प्लूरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वचा का रंग किससे बना होता है। त्वचा का रंग किससे बना होता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, मैलानिन और नाट इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा का रंग किससे बना होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो त्वचा का रंग मैलानिन से बना होता है, ठीक है ना। त्वचा का रंग मैलानिन से बना होता है। देखो, अगर आप जीडी का तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो या WMP जो वोमेन मिलिट्री पुलिस होता है, लड़कियों के लिए होता है, उसका तैयारी कर रहे हो या टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो या क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, अगर आपको किसी ट्रेड के बारे में अच्छे से पूरा बात नहीं पता है तो उस ट्रेड का नाम आप लोग लिखना कि इस पर आप फुल वीडियो बनाइए। तो मैं उस पर एक पूरा विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो को देखने के बाद मतलब आपको आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, उस भर्ती से रिलेटेड पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सही समय में सही दिशा नहीं मिल पाता है, सही जानकारी नहीं मिल पाती है, तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है। द्विखंडन विधि, बहुविखंडन विधि, मुकुलन विधि और संयुग्मन विधि। तो इसका राइट आंसर मुकुलन विधि हो जाएगा। मुकुलन विधि इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है लोहा में, इस्पात में और तांबा में और जिंक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर इस्पात हो जाएगा, ठीक है ना। इस्पात इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। न्यूटन, अरस्तु, फैराडे और आइंस्टीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर तो न्यूटन ही होगा, ठीक है ना। गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ की सल्फर के साथ क्रिया क्या कहलाती है। रबड़ की सल्फर के साथ क्रिया क्या कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण, वल्कनीकरण, गैल्वेनीकरण, निर्जलीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रबड़ की सल्फर के साथ क्रिया क्या कहलाती है। वल्कनीकरण कहलाती है, ठीक ना। वल्कनीकरण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। बैकेलाइट और टिफलान और PVC और पियर्स है। तो देखो, ये प्रश्न तो भूलना ही नहीं चाहिए यार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरा प्रश्न मैं आप लोग को पहले कराया हूँ, ये तो रिवीजन करा रहा हूँ। मैं आप लोग को एक बार बोला था ना कि भाई मतलब रिलेशन वालों का इससे पहले पेपर हुआ था, तो मैं सिर्फ 30 दिन क्लास कराया था और इस क्लास में से मतलब 25 प्लस अधिक, जैसे 25 से अधिक प्रश्न जैसे उन लोगों के पेपर में पूछा गया था, तो वही ये सारा प्रश्न है, ठीक है ना। वो रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद अभी बस समझो रिवीजन समाप्त हो गया है। इसके बाद अब जो आपका क्लास आएगा तो उसमें नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। पैराशूट बनाने में PVC का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वों में वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया। डोबरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोजले। तो इसका राइट आंसर आपका डोबरिनर हो जाएगा। तत्वों में वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया, तो डोबरिनर इज राइट आंसर। तत्वों में वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया, तो डोबरिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं वे क्या कहलाते हैं। सर्प, उभयचर, स्तनधारी और एबीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर उभयचर हो जाएगा, ठीक है ना। वे जल जो जल व थल, जैसे मेढक हो गया, जल में भी रह लेता है और थल में भी रह लेता है, तो वो किस में आ जाएगा, उभयचर में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है ना, कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। पर्णहरित में मैग्नीशियम पाई जाती है, ठीक है ना, मैग्नीशियम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे भारी कण है, इसका राइट आंसर अल्फा कण हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे भारी कण अल्फा कण है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बैगनी, लाल, काला और हरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रुप में असमान संख्या का चयन कीजिए, ग्रुप में असमान संख्या का चयन कीजिए, FEB, NMK, ZYV और KJG। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो आपका जो यफ है, यफ आपका 6 नंबर पर आता है और ई आपका 5 नंबर पर आता है और बी आपका 2 नंबर पर आता है, ठीक है ना। सेम उसी तरह से एन आपका 14 नंबर पर आता है और यम आपका 13 नंबर पर आता है और के आपका 11 नंबर पर आता है। उसी तरह से जेड आपका 26 नंबर पर आता है और वाई आपका 25 नंबर पर आता है और भी आपका कितना नंबर पर आता है, भी आपका 22 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसी तरह से के आपका 11 नंबर पर आता है और जे आपका 10 नंबर पर आता है और जी आपका 7 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 6 में से 1 घटाया है तो 5 हो गया है, ठीक है ना, और 5 में से 3 घटाया है तो 2 हो गया है। सबसे पहले तो 1 घटा रहा है, उसके बाद से 3 घटा रहा है। सेम यहाँ भी वही किया गया है, 14 में से 1 घटाया है तो 13 हो गया है, लेकिन 13 में से 2 घटाया है तो 11 हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 घटाया गया है। नीचे देखते हैं, नीचे आपका 26 है तो 26 में से 1 घटाया है तो 25 हो गया है और 25 में से 3 घटाया है तो 22 हो गया है, ठीक है ना। उसी तरह से आपका 11 में से 10 घटाया गया है तो 11 में से 1 घटाया गया है तो 10 हो गया है और 10 में से 3 घटाया गया है तो 7 हो गया है। तो क्या देखने को मिल रहा है, पहले वाले में -1 घटाया जा रहा है, फिर -3 किया जा रहा है और दूसरे वाले में -2 किया जा रहा है, लेकिन नीचे वाले में सेम ऊपर वाले जैसा हो रहा है। मतलब सबसे पहले -1 फिर -3, इसमें भी -1 और -3, बस दूसरा वाला डिफरेंट लग रहा है। तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, NMK इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 12, 50, 250, 50 और 10 है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, ये तो बहुत आसान है। देखो 10 का 5 गुना 50 हो जाएगा, 10 5 50 है और 50 का 5 गुना 250 हो जाएगा और 250 का 5 गुना 1250 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे 10 का 5 गुना 50 हो गया है तो उसी तरह से 2 का 5 गुना 10 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में लिखो। तो मैं आप लोगों को सही क्रम में लिखने के लिए बताया हूँ। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन दिया है, लिखा गया कि जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर, उसके बाद से लिखा गया कि फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, पेड़, पेड़, जंगल, लकड़ी, फर्नीचर, जंगल, पेड़, लकड़ी, फर्नीचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्रम वाइज लिखना है ना। तो सबसे पहले आपका जंगल आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, तो जंगल आपका सबसे पहले
आएगा, ठीक है ना। उसके बाद से जंगल होगा, उसके बाद से जंगल से पेड़ होंगे, उसके बाद से पेड़ से आपके लकड़ी होंगे, उसके बाद से लकड़ी से तब ना फर्नीचर बनेगा। सबसे पहले जंगल होगा, फिर जंगल से पेड़ होंगे, फिर पेड़ से लकड़ी होंगे, फिर लकड़ी से फर्नीचर बनेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा गया कि सबसे पहले जंगल यहाँ पर रहेगा, फिर जंगल से पेड़ होगा, पेड़ से लकड़ी होंगे, फिर लकड़ी से फर्नीचर होंगे। अभी थोड़ी क्या है कि सबसे पहले पेड़ हो जाएगा, उसके बाद से जंगल होगा, उसके बाद से लकड़ी होगा, उसके बाद से फर्नीचर होगा। ये सब उधर उधर उल्टा सुल्टा है, ठीक है ना। यही थोड़ी क्या है कि सबसे पहले फर्नीचर बन जाएगा तो अब जाकर जंगल बनेगा। मेरे भाई अब जंगल पहले बनबे नहीं करेगा तो कहाँ से फर्नीचर बन जाएगा। तो ये उल्टा पुल्टा है, नीचे वाला ये सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का किससे है? भवन से, मिट्टी से, आग से और पत्थर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संबंध रोटी का गेहूं से है, गेहूं से क्या बनता है? रोटी बनता है। तो ईंट का किससे है? ईंट का मिट्टी से हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी से क्या बनता है? ईंट बनता है। तो मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर दिया है 3, फिर 17, फिर 45, फिर 87। तो इसको कैसे देखेंगे? यहाँ 3 दिया है ना, तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 3 में 14 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है ना। और 17 में कितना जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 17 में कितना जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 17 में 28 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 45 में कितना जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा। 42 जोड़ेंगे, 45 में 42 जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42 है। तो आगे क्या करेंगे? 14 चौको 56 कर देंगे, ठीक है ना। 14 चौको 56 आगे जोड़ देंगे। 87 में जब 56 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ कर देख लेते हैं। आपका ये 87 है और 87 में क्या करेंगे? 56 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 के 3 80 रहे, 8 और 5 13, 1 14। क्या हो रहा है? 143 हो रहा है। तो इसका राइट आंसर 143 हो जाएगा। अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।